नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। तो फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पंजाब में आज पीएम मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली की। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अकाली गठबंधन को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी ने आज जालंधर में रैली की और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। पंजाब की आन बान शान के वास्ते ऐसी सजा दीजिए ताकि कोई फिर से पंजाब पर उंगली उठाकर देखे नहीं। राहुल गांधी ने मजीठा से अपने 3 दिन के पंजाब दौरे की शुरुआत की। कैप्टन अमरिंदर सिंह को औपचारिक तौर पर पंजाब में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बताया। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अमरिंदर सिंह जी जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। किसान बादल देखता है, उसके दिल में खुशी आती। पंजाब के बादलों ने यहां अंधेरा फैला दिया। पंजाब में 117 विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 4 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। पंजाब चुनाव में एसएडी बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने भी आज पंजाब चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एएपी ने अपने घोषणा पत्र में पंजाब को 1 महीने के अंदर नशा मुक्त बनाने का वादा किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आज पटियाला में रोड शो किया। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। बीजेपी की ओर से यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। पीएम मोदी यूपी चुनाव में अलग अलग जगहों पर 12 रैलियां करेंगे। यूपी के हर इलाके में पीएम मोदी की 2-2 रैली होंगी। पश्चिम, ब्रज, अवध, काशी, गोरक्ष, कानपुर, बुंदेलखंड में पीएम की रैलियां होंगी। 4 फरवरी को यूपी में पीएम मोदी की पहली रैली हो सकती है। यूपी में चुनावी घमासान के बीच आज अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश ने यूपी के फायदे का हवाला देते हुए बजट की तारीख आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश पर हार की वजह से डरने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने भी साफ किया है कि बजट तय समय पर ही पेश होगा। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में उनकी सरकार ने विकास का कोई भी कार्य नहीं किया है। जनता में उनकी सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है। इसका सुझाव है, इसका शुभ सुझाव, इस शुभ सुझाव के लिए धन्यवाद। लेकिन बजट जो है वो 1 फरवरी को ही पेश होगा और वही पेश होना देश के हित में है। चिट्ठी में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए यूपी के लिए योजनाओं का ऐलान नहीं होने की आशंका जताई है। अखिलेश ने दावा किया है कि ऐसा नहीं होने पर यूपी के विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। अखिलेश ने यूपी के 20 करोड़ लोगों के हितों का हवाला देते हुए बजट चुनाव के बाद पेश करने की मांग की है। सीएम अखिलेश ने पीएम को लिखी चिट्ठी में साल 2012 में भी राज्यों के चुनाव की वजह से बजट की तारीख आगे बढ़ाए जाने की दलील दी है। 1998 के काले हिरण शिकार मामले में आज सलमान खान जोधपुर कोर्ट में पेश हुए। सलमान के साथ ही मामले के दूसरे आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों से गवाहों के बयान के आधार पर तैयार सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सलमान से करीब 65 सवालों के जवाब पूछे। सलमान ने सभी सवालों के जवाब हाँ और ना में दिए और खुद को मामले में झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया। सलमान के साथ ही दूसरे आरोपियों ने भी खुद को मामले में बेकसूर बताया। कुल 65 सवाल पूछे। सलमान ने उन सवालों के जवाब में स्पष्ट कहा कि बिल्कुल झूठे गवाह तैयार किए गए, झूठी कार्रवाई तैयार की गई। हम शूटिंग के बाद सीधे होटल जाते थे और रात को होटल से निकलना सुरक्षा कारणों से पॉसिबल भी नहीं है, न कभी मैंने कोई शिकार किया। एक सवाल पूछे गए जिसमें कुल 58% के करीब थे। उसके बाद में 3 जो सकारात्मक है। आपको किस लिए ये प्रकरण में आपको क्या कहना है, आपको कुछ बताना हो तो उन्होंने बता दिया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सलमान खान से पूछा कि शिकार वाली रात जीप कौन चला रहा था। जवाब में सलमान ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, इस बारे में कुछ नहीं जानता। घटना के वक्त मैं होटल में था। ये केस झूठा है और वन विभाग ने पब्लिसिटी के लिए मुझे फंसाया है। इसी सवाल के जवाब में सैफ अली खान ने कहा कि मैं उस वक्त होटल में था, मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।
सलमान खान समेत दूसरे आरोपियों की पेशी को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर अवैध शिकार का आरोप लगा। सलमान के साथ ही सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को भी मामले में आरोपी बनाया गया। सलमान खान के खिलाफ इस मामले में 4 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3 मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं। चिंकारा के शिकार से जुड़े 2 मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी किया था। काले हिरण के शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में 18 जनवरी को कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था। यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद मेघालय के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया। शिलांग राजभवन के करीब 100 कर्मचारियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें राज्यपाल पर राजभवन की गरिमा गिराने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने राज्यपाल का बचाव करते हुए मामले में किसी महिला का बयान सामने नहीं आने की दलील दी। कांग्रेस और जेडीयू ने राज्यपाल के इस्तीफे को सही ठहराया है। अभी तक किसी महिला का कोई ऐसा ना तो कोई बयान आया है ना कोई कंप्लेंट है। दूसरी तरफ राजभवन की गरिमा है। मुझे लगता है सारे तथ्यों को पहले आ जाने चाहिए। तथ्यों के आधार पर टिप्पणी करना उचित होगा। जो इल्जाम है वो इतना गंभीर है कि गवर्नर को तुरंत या तो छुट्टी पे जाना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। संवैधानिक पद की गरिमा होती है और अगर उसका किसी भी तरह से उल्लंघन हुआ है, वो भी राज्यपाल के हाथों, तो मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक ही किया कि अपना त्यागपत्र दे दिया है। We will inform the MH. We will inform the Prime Minister. And we will wait for what call they take. चिट्ठी में कर्मचारियों ने षणमुगनाथन पर राज्यभवन को यंग लेडीज क्लब बनाने का आरोप लगाया। महिला संगठनों ने षणमुगनाथन को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। षणमुगनाथन पर राजभवन में सिर्फ महिलाओं की नियुक्ति करने का आरोप है। राजभवन में इंटरव्यू के लिए आई एक महिला के आरोपों के बाद मामले ने तूल पकड़ा था। 67 साल के षणमुगनाथन ने 20 मई 2015 को मेघालय के राज्यपाल का पद संभाला था। उनके पास अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार था। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आए एवलांच में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 14 पहुंच चुकी है। गुरेज सेक्टर में आज सुबह हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में बर्फीले तूफान के बाद से लापता सेना के 4 और जवानों के शव बरामद किए गए। रात को फिर से बर्फबारी शुरू होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही थी। एवलांच की वजह से 10 जवान पहले ही शहीद हो चुके थे। एक जवान को तूफान से सुरक्षित निकाल लिया गया। The army has lost 14 of its valiant soldiers. Presently the operation has been called off. There are no more missing soldiers. अगर मौसम साफ रहा तो शहीद जवानों के शव आज ही श्रीनगर के बेस कैंप में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज शाम तक मौसम में सुधार की उम्मीद जताई है और उम्मीद की जा रही है कि सुधार के बाद जो सेना के जवानों के शव हैं गुरेज सेक्टर में, उन्हें श्रीनगर के बेस कैंप में लाया जाएगा और यहां से उन्हें अपने गांव भेजा जा सकता है। गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान की चपेट में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी आ गई थी। पेट्रोलिंग पार्टी में 15 सैनिक थे, जिसमें 14 जवान शहीद हो गए। पिछले 4 दिन से बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। पिछले दिनों लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग इलाके में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। दिल्ली में एक मां ने अपने ही बच्चे को दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है। ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के प्रहलादपुर की है, जहां सास से झगड़े के बाद बहू अन्नू का गुस्सा इतना भड़क गया कि उसने अपने बच्चे को भी नहीं बख्शा। अन्नू ने बिना कुछ सोचे समझे मासूम को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। गनीमत ये रही कि मासूम को मामूली चोट आई है और वो सुरक्षित बच गया। हालांकि बेरहम मां की ये करतूत घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये वाकया हुआ है 21 तारीख को पुल प्रहलादपुर के इसी घर में,
जहां पर एक बहू को उसके ससुर समझा रहे थे और अचानक बात इतनी बड़ी कि उसने अपने बच्चे को उठाया और कमरे से निकलकर इस सीढ़ियों से बच्चे को फेंक दिया। बच्चे की दादी का कहना है कि उनकी बहू अनु बात बात पर झगड़ा करती थी और पुलिस केस में फंसाने की धमकी देती थी, जिसके बाद ही सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। उसने एक बार गला और दबाया था, अभी क्या नाम, अभी बीच में जब जो कैमरे नहीं लगे थे उसने उसके बच्चे का गला दबाया। उसके बाद फिर उसने पुलिस केस भी यहाँ कर दिया था थाने में। जरूर कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा किया, लेकिन वो दोषी है। बच्चे को मारने का अधिकार किसी को नहीं है और इसलिए मैं चाहती हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पुलिस ने अनु के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज किया है। अनु की 5 साल पहले नितिन से लव मैरिज हुई थी। तब से नितिन और उसके परिवार के लोगों के साथ अनु का बार बार झगड़ा होता रहा। कई बार मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन हर बार समझा बुझाकर सुलह करा दी गई। सीसीटीवी की तस्वीरें पिछले हफ्ते 21 जनवरी की। पल भर में सैलाब में समा गया एक होटल। तस्वीरें दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की। पेरू में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर हैं। लिरके शहर में नदी किनारे कई होटल्स बने हैं। ऐसा ही एक 3 मंजिला होटल पल भर में नदी में समा गया। लैंडस्लाइड की वजह से होटल देखते ही देखते लहरों में समा गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ही होटल से सभी लोगों को निकाल लिया गया था, इसीलिए इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पेरू में 25 जनवरी को शुरू हुई बारिश लगातार 10 घंटों तक जारी रही। बारिश और बाढ़ के बाद लिरके शहर में 30 घर पानी में बह गए। लैंडस्लाइड के बाद कई सड़कों को बंद कर दिया गया है।